राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों, आज का लेक्चर है जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी आपके 2-3 डाउट्स पहले की क्लासेस के अंदर आए थे वो आज लगभग हम क्लियर करने जाएंगे। क्योंकि आज वाली जो हमारा कुछ ना कुछ लेक्चर है वो पीछे वाले लेक्चरों से रिलेटेड रहेगा। तो स्टार्ट करेंगे आज हम क्या, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर। सबसे पहले तो आप लोग यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर या फिर आप हमारी जो भी बाकी लेक्चर देखना चाहेंगे तो आप प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर वहां पर हमारे सारे लेक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बताएंगे भी सबसे पहले तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा है वो आप लोगों ने देखा होगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर हमारे सिलेबस के अंदर है स्टूडेंट। तो ये चीजें देखेंगे हम। तो सबसे पहले दो चीजें आती है, मैथमेटिकल टर्म है, यानी कि जो ये क्या है फिजिकल रिलेटेड से, फिजिकल जो केमिस्ट्री है वहां पर ये टॉपिक हमारे आते हैं, यानी केमिकल काइनेटिक्स होगी। तो इसलिए जो बच्चे बायो के होते हैं थोड़ी सी उन्हें क्या आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। तो देखिए भी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव होते क्या हैं। तो डिफरेंशिएशन की बात करें या डेरिवेटिव की बात करें तो क्या होते हैं बच्चों ये, यानी डिफरेंशिएशन भी हमारा वही होता है भी कोई ना कोई हमें क्या करना होता है, कोई भी फंक्शन है उसका हम क्या करते हैं, चेंज देखते हैं। यानी कि चेंज किसी भी फंक्शन का किसी के साथ, किसी भी वेरिएबल के साथ उसका हम क्या देखते हैं, अभी वेरिएशन देखेंगे, उसके अंदर भी क्या वेरिएशन आता है। या फिर हम बात करें भी क्या होता है डिफरेंशिएशन का मतलब, हिंदी के अंदर बात करें भी फैला देना, ठीक है। और जो इंटीग्रेशन का मतलब होता है, क्या होता है इंटीग्रेशन का मतलब, क्या होता है आपने सुना भी होगा, इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना भी। यानी कि ये भी हमारे कई टाइप के होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल, ऐसे डिफरेंशिएशन भी हमारा डेफिनेट इंडेफिनेट होते हैं। तो अलग अलग चीजें हैं हमारे काम की जो आएंगे हम आपको बताएंगे। तो जैसे डेरिवेटिव कर रहे हैं, हमें डेरिवेटिव करना है, मान लीजिए एक्स का करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लग जाते हैं, डी टी लगा देते हैं, तो ये डिफरेंशिएशन बढ़ जाता है। तो ऐसे ही यदि हम क्या करें भी डिफरेंशिएशन हम एक्स का कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास एक्स स्क्वायर और आपको कह दे भी इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं डी बाई में डी एक्स लगा देंगे, तो जो भी इसकी वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या आ जाएगी, आगे आ जाती है, और ये इसका डेरिवेटिव हो जाता है, मतलब पावर रिड्यूस हो रही होती है। जैसे एक्स एन है तो आप लोगों को कहीं भी इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एन की पावर एन आगे आ जाएगा और एक्स पावर एन माइनस वन। तो इस तरह से थोड़ा बहुत आप लोगों को जो भी आएगा उसके बारे में हम बताते रहेंगे भी क्या होता है। यानी कि ये एक दूसरे के एंटी होते हैं। यदि आप क्या करते हैं डिफरेंशिएशन है उसका हम क्या करते हैं, उसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बन जाता है, मतलब एंटी डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे यही रहा। अब ये आप लोगों के पास है, यदि आप इसका क्या करोगे या इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो कैसे होगा, जैसे 2x है तो 2x का आप लोगों को कहीं भी इंटीग्रेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू में क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई में 2 आ जाएगा, और 2 से 2 बढ़ जाएगा, तो आपके पास जो शुरू के अंदर फंक्शन था वही हमारा फंक्शन वापस आ जाता है। इंटीग्रेशन का साइन हमारे लिए होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन को हम इससे डिनोट करते हैं। तो ये था हमारा, जैसे भी हमने क्या कर दिया, एक फॉर्मूला बताया, ये था डेरिवेशन का। डेरिवेशन के अंदर क्या था, जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है और बाकी पीछे चला जाता है। और एक और होता है हमारा 1/x का, जो हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, वो क्या होता है बच्चों, log x के अंदर आता है। तो ऐसे ही इंटीग्रेशन के अंदर भी क्या होगा, इंटीग्रेशन के अंदर पावर बढ़ जाती है। जैसे xn का मैं इंटीग्रेशन करूं तो क्या होगा, इंटीग्रेशन करते हैं जब इसका, तब यहाँ पर पावर एक क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और नीचे भी जो क्या होता है, ये हमारा जो पावर के अंदर जितना इंक्रीमेंट होता है वही यहाँ पर आता है। मतलब एक का इंक्रीज हो जाना उसको इंटीग्रेशन, एक का डिक्रीज हो जाना डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन के अंदर ये टर्म आगे की तरफ आएगी बच्चों, ये जो एन है डिफरेंशिएशन के अंदर ये आगे की तरफ आता है, इतना ही ध्यान रखना है। और जो क्या होता है इंटीग्रेशन के अंदर ये नीचे आता है। इंटीग्रेशन के अंदर जो भी पावर दी होगी उसका क्या होता है, प्लस 1 होके नीचे आ जाएगा, साथ में नीचे आ जाएगा वो कांस्टेंट, ये एन है बच्चों, कहीं एक्स समझो इसको। ऐसे ही ये था तो ये भी, लेकिन एक फॉर्मूला ये भी बनता है हमारा 1/x इंटू में dx होता है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो log x है, ये हमें चाहिएगा, यूज करना है। वैसे जैसे जैसे आप लोगों के पास आता जाएगा हम इस चीज को बताते जाएंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन को क्या बोलते हैं, जो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप ये नहीं कहेंगे कि जहां पर कंसंट्रेशन जीरो, कभी भी ऐसी टर्म आप लोगों ने यूज नहीं करनी है। तो हम कहते हैं अभी क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन, या आर की बात करें, यानी कि क्या होगा, जो क्या होता है विच द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज इंडिपेंडेंट, किसके ऊपर इंडिपेंडेंट होती है, ऑन कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसको जीरो ऑर्डर बोला जाता है। बस यही चीज है आप लोगों की। तो हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर, तो इसको उतारते ही या एक बार समझ लीजिए फिर उसके बाद उतार लेना है, क्योंकि हमारे पास क्या है अभी शॉर्टेज है यहाँ पर। तो देखिए क्या होगा, जैसे हमने बात कर रहे हैं अभी, एक इसके अंदर चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन जो भी इसकी कंसंट्रेशन होगी उसके ऊपर हम डिपेंड नहीं करते। तो मैं मान लेता हूं कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी, इनिशियली इसकी वैल्यू क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन जब टाइम क्या था स्टूडेंट, टाइम जीरो था। ये चीज आप लोग समझोगे भी, जब टाइम जीरो था तो जो प्रोडक्ट था हमारे, जो हमारा क्या था, ये चीज थी, रिएक्टेंट था, उसको हम मान लेते हैं वो कितना था अभी, ए था, ठीक है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन ए थी, तो प्रोडक्ट की क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन मैंने कुछ टाइम बाद देखा, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी तो आफ्टर टाइम टी के बाद क्या हो जाता है, अभी टाइम को मैं मान लेता हूं टाइम टी, तो इन जो हमारी कंसंट्रेशन होगी वो क्या हो जाती है, मान लीजिए इसमें से x मोल कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी कि ये क्या हो गया अभी, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, यानी कि हम प्रोडक्ट कितना बढ़ गया, x की फॉर्मेशन होगी, यानी कि इतना बढ़ गया, तो इसमें से ये घटा ही होगा। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अभी क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर, ये चीज समझिए भाई। शुरू के अंदर मान लीजिए यहाँ पर 100 थी, तो यहाँ पर जीरो था। जैसे ही मान लीजिए मैंने कहा भी 30% यहाँ से घट गई, यानी 30% हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, तो इसका मतलब यहीं से घटा है ना, तो यह क्या हो जाएगा, 30 माइनस हो जाएगा, तो ये 70 हो गया। तो दोनों कुल मिला के क्या रहेंगे, 100 रहेंगे। तो ये चीज समझा रहे हैं भी, एक्स टाइम के बाद, यानी कुछ टाइम के बाद, वो टाइम हमें नहीं मान लिया, हमने मान लिया टाइम क्या था, टी था, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, एक्स होगी प्रोडक्ट की, तो इसकी क्या हो जाती है, ए माइनस एक्स हो जाती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों को पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट है, किसके ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर। तो इसका रेट है जो रिएक्शन का, वो क्या लिखेंगे, हमने पहले ही बताया था भी रेट कैसे लिखते हैं। रेट को हमने किस तरह से लिखा था भी, के कांस्टेंट था हमारा, रेट कांस्टेंट बोलते हैं इसको। और जो यहाँ पर लिखेंगे कंसंट्रेशन किसकी, ए की, यानी जो रिएक्टेंट था हमारा ए था, उसकी कंसंट्रेशन कितनी लेके चलेंगे, जीरो लेकर चलेंगे। भाई इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने कुछ भी नहीं किया, अभी तक शुरुआत ही की है, ना कोई इसमें दिक्कत वाली बात है। अभी इंडिपेंडेंट वो जो हमारी, वो क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमने एक रिएक्टेंट था भी, जो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी, उसकी जीरो थी, तो इसमें से कुछ अमाउंट क्या हो गया, कुछ टाइम के बाद वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगी, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट किया तो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगी, तो जितना प्रोडक्ट बना है उसको रिएक्टेंट में से माइनस कर देंगे, वो उसकी कंसंट्रेशन आ जाती है। फिर मैंने रेट बताया भी, रेट क्या था, इंडिपेंडेंट था कंसंट्रेशन के ऊपर, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन की वैल्यू हम जीरो लेके चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है भी ये जीरो हो गया, नहीं, कभी भी नहीं जीरो होता है, ये कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ होगी, लेकिन वो डिपेंड ही नहीं करता, उसको मतलब ही नहीं है भी कुछ भी हो, मेन बात वो थी। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर रेट आ गया, तो इस रेट को कैसे लिखते थे हम, आप लोगों ने बताया चेंज इन कंसंट्रेशन बाय में dt, यही था ना स्टूडेंट्स, क्योंकि जो कंसंट्रेशन के अंदर चेंज हुआ, बाय में जो हमारा क्या हो गया, dt आ गया, और यहाँ पर क्या हो जाता है, आप लोगों को पता हो किसी की भी पावर जीरो हो तो वो किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है, तो ये हमारे पास आ जाता है प्यारे स्टूडेंट्स। तो इतनी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाता है, ये आ जाता है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट्स, इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है। तो इसको आप क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं आप लोग। तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, dx इधर लिख दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया, क्या के dt। मैंने कुछ भी नहीं किया स्टूडेंट्स, इस dt को मैं उठा के परली तरफ ले गया और कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पर क्या करता हूं मैं, अब इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं।
अप्लाइंग इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये इंडेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं हम इस टाइम के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx है, तो dx है, तो जब इसके सामने ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया जाता है, k कांस्टेंट है, कांस्टेंट का भी इंटीग्रेट जो डेरिवेटिव है वो स्टूडेंट्स क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन इसके अंदर वेरिएबल मौजूद है। इस d का मतलब क्या है, भी ये वेरी होने वाली थिंग्स है, मतलब ये वेरी होने वाली चीजें हैं। क्या वेरी हो रही है, x वेरी हो रहा है, और क्या वेरी हो रहा है, टाइम। यानी कि आप लोगों को पता होगा जैसे जैसे जो भी रिएक्शन हो रही है उसके अंदर कंसंट्रेशन भी चेंज हो रही है और टाइम भी चेंज हो रहा है। रेट कांस्टेंट हमारा कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट है तो ऐसे का ऐसे रहेगा। तो हमने क्या कर दी, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। इसके ऊपर नहीं लगेगा बच्चों, कांस्टेंट के ऊपर कभी भी हमारा इंटीग्रेशन नहीं लगता। तो ये चीज थी। अब इससे क्या हो जाता है, हमने बताया था कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का अपोजिट है, तो ये इससे क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। आप लोगों ने सीधा ही कर देना, इसको काट के दिखाना, मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ भाई। ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू kt, और यहाँ पर c आ गया। भाई c क्यों आ गया, क्योंकि हमारे इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं डेफिनेट का मतलब यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू दी होती है, यानी कि मैं कहूंगी 0 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर 7 तक, यानी कि हमने उसको क्या कर दिया, डेफिनेट कर दिया, उसकी वैल्यू को क्या कर दिया, डेफिनेट कर दिया हमने। एक इंडेफिनेट है, हमें पता ही नहीं अभी क्या है, कहां से वैल्यू स्टार्ट की है, कहां से शुरू किया, तो उसको हम बोलते हैं इंडेफिनेट। तो जब इंडेफिनेट का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पर एक क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। उस कांस्टेंट को नाम देता हूं मैं किसका, c का। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या आ गई स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। तो इतना आप लोग समझेंगे भी ये c क्या है, हम बता ही देते हैं। x क्या था हमारा, x क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है भाई, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t। ये आप लोगों ने याद रखना, एट टाइम t, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या k क्या है, k हमारा रेट कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। टाइम क्या है, t हमारा टाइम हो गया, कोई भी टाइम हो सकता है, टाइम को हमने बताया नहीं है। और c क्या है हमारा, c हमारा कांस्टेंट है, और ये कौन सा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है स्टूडेंट्स। तो ये चीज आप लोगों को इतना मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। हमने कुछ नहीं किया, रेट को लिखा, रेट के अंदर से जो वेरिएबल था उसको परली तरफ ले गए, और ये जो चेंज होने वाले थे तो आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन को क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए। इनडेफिनेट इंटीग्रल था तो इसलिए कांस्टेंट आ गया, और ये सारी टर्म्स हमने यहाँ पर बता दी। तो इस अब हम एक क्या चाहिएगा भाई, अब ऐसे तो नहीं लिख सकते इसको, क्योंकि c की वैल्यू हमें चाहिए। तो c की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं स्टूडेंट, वो देखिए। तो उसका भी एक तरीका होता है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर हमने क्या कर दिया, हमें पता था अभी क्या होता है, शुरू की बात करते हैं हम, यानी कि कंसंट्रेशन निकालते हैं हम इक्वेशन ए के अंदर। मैं मान लेता हूं कि जब टाइम क्या था, मैंने टाइम t, जब शुरू की ये बात करूं मैं, तो जब टाइम t था तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, यानी कि जो कंसंट्रेशन थी वो क्या थी, x था हमारा, वो क्या था, वो 0 था या नहीं था। आप लोगों ने अभी देखा था भी a था, वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा था, हमने प्रोडक्ट लिखा था यहाँ पर, ये a थी और ये 0 थी टाइम t के ऊपर। तो इसका मतलब इस टाइम पे x तो कुछ है ही नहीं था, तो उसको हमने क्या ले लिया, क्या ले लिया, 0 लेके चलते हैं, क्योंकि शुरू के अंदर प्रोडक्ट तो बड़ा ही नहीं था, सिर्फ क्या था, रिएक्टेंट था। तो ये चीज आप लोगों को पता लगी। तो हम क्या कर देते हैं भाई, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, दोनों वैल्यू उठा के हम क्या रखते हैं, इसको हम कहते हैं यूज t एंड x इन किसी इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रखता हूं मैं, तो x की जगह क्या रख दिया, 0 रख दिया स्टूडेंट्स। k की जगह क्या हो गया, k रहेगा, और t की जगह भी हमने 0 पुट कर दिया, और प्लस में c आ गया। तो c क्या आ जाता है हमारा, 0 आ जाता है स्टूडेंट। तो इसको इक्वेशन किसके अंदर पुट करते हैं हम, c की वैल्यू, यानी कि इसको 3 मान लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे भी, यूज 3 in 2, यानी कि 3 को हम 2 के अंदर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, 3 को 2 के अंदर यूज करेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को पता लगेगा भी हमने c की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी। तो ये क्या है, x kt हमारे पास आ जाता है, और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं हम। तो ये आ गया। अब मैं क्या करता हूं, मुझे क्या करना है भी, जो शुरू के जो हमारे रिएक्टेंट है, जो टाइम t और इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करूं, तो उनको कैसे निकालूंगा मैं। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ माइनस के साइन अप्लाई कर दिए,
क्यों कर रहे हैं अभी पता लग जाएगा इसको। और क्या कर दिया, इन दो सभी को मैंने ए में से माइनस कर दिया, यानी कि इधर भी ए जोड़ दिया मैंने और उस तरफ भी ए जोड़ दिया ताकि कोई फर्क ना पड़े। तो आप लोगों को पता होगा भाई ये चीज आ जाती है। तो ये क्या था हमारा, ये जो हमारी क्या थी इनिशियल, यानी कि ये कंसंट्रेशन थी हमारी टाइम टी के बाद और ये इनिशियल कंसंट्रेशन थी। तो इसको आर टी की फॉर्म में लिख देता हूं। इसका मतलब क्या है ये अभी बता देते हैं, और इसको लिखते हैं 0 और ये क्या आ जाता है के टी। अब आर टी का मतलब क्या है बच्चों, ये है हमारी क्या कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, यानी कि ये कंसंट्रेशन क्या गई आफ्टर टाइम टी आ गई। और जो आर नॉट लिखते हैं बच्चों, ये आर नॉट किस लिए टी बार आएगा बच्चों, आर नॉट का मतलब ये 0 का मतलब क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन है बच्चों ये। तो ये चीजें इन दोनों का रिलेशन आ गया, इनिशियल कंसंट्रेशन और ये हमारे पास रेट आ गई, तो सब कुछ आ गया। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं और यहां से भी हम रेट को फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। यदि हम क्या करें, आप लोगों को कंसंट्रेशन पता है और टाइम टी के पास कंसंट्रेशन पता है, तो आप रेट कांस्टेंट को आसानी से वहां पर निकाल सकते थे। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, ये हमारा जो फॉर्मूला बनता है, एक तो ये हमारे पास आ गया और एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। लेकिन हमें इसकी रिक्वायरमेंट थी, इसको हम चेंज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों। तो अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हमारा क्या था अभी इंटीग्रेशन था किसका, यानी कि इंटीग्रेटेड ला था हमारा जीरो ऑर्डर का। तो हमें इसी के पास पहुंचना था जो हमारा क्या है ये फॉर्मूला बनता है। तो इस फॉर्मूले को आप लोगों ने याद कर लेना है और इसको निकालना भी आना चाहिए। डेरिवेशन आपके सिलेबस के अंदर है और किस तरह से निकाला जाता है ये चीज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए इसके अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या आएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर था हमारा के टी। अब हम इसकी क्या पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हम क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इसकी, यानी कि हम बात करें जीरो ऑर्डर की, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ किसका क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। रेट एंड रेट कांस्टेंट क्या होगा स्टूडेंट, आप लोगों को निकालने सिखाए भी थे और आप लोगों को शायद याद भी हो। तो यूनिट ऑफ के क्या होती है हमारी रेट कांस्टेंट की वैल्यू, क्योंकि हमने बताया था भी जो के है, के किसके ऊपर डिपेंड है, रेट तो हमारी वही रहती है। रेट की क्या होती है, रेट की यूनिट क्या होगी बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन की क्या होती थी मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये थी हमारी। लेकिन जो रेट कांस्टेंट है ये हमेशा वेरी करता रहता है। तो इसके अंदर इसकी क्या आई थी मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो रेट कांस्टेंट है और रेट है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या रहते हैं स्टूडेंट्स, सेम रहते हैं। सेकंड है हमारी जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है उसकी बात कर लेते हैं हम। अब यहाँ पर हम कुछ ग्राफ से समझेंगे स्टूडेंट्स, तो उन ग्राफों को आप लोगों ने ध्यान से समझना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन क्या थी, जो इक्वेशन है हमारे पास वो कौन सी इक्वेशन थी स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास क्या x इज इक्वल टू ए टी। और ये तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट इसको हम, तो हम इसको कैसे लिखेंगे जैसे वो लिख रखा है, यानी कि आर टी आर नॉट माइनस के टी। ये चीज आप लोगों को पता है। यहां से अब हम देखेंगे इनको रिलेट करके, यानी अलग अलग तरह के ग्राफ प्लॉट करेंगे हम यहाँ पर, जो आपको पिछले लेक्चर के अंदर शायद समझ में नहीं आए होंगे, तो अलग अलग से देखते हैं। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। और ग्राफ पढ़ते हैं हम, वेरिएशन देखते हैं कंसंट्रेशन की टाइम के साथ, रेट की किसके साथ कंसंट्रेशन के साथ। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ देख लेनी है। तो क्या था हमारे पास आर टी, याद हो जाना चाहिए आपको आर नॉट के टी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए यदि हम टाइम की और वेरिएशन देखते हैं, यानी कि हम इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ी होगी y इज इक्वल टू mx प्लस में c क्या होता है हमारा, ये इंटरसेप्ट होता था बच्चों, ठीक है, ये स्लोप होता है हमारा, बाकी हमारी कोऑर्डिनेट्स होती है। तो ये हमारी क्या होगी इस तरह से, ये हमारी कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है स्टूडेंट्स, ये हमारी वाई एक्सिस होती है।
तो इंटरसेप्ट मतलब वो इक्वेशन कैसी है, या तो डिक्रीज हो रही है, तो इसकी बात करें तो यहां से लेकर यहां तक जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम क्या बच्चों, जो हमने सी लिखा है यानी कि इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट होता है बच्चों। और स्लोप की बात करें तो स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान होता है। ढलान का मतलब ऐसे निकालते हैं, तो ये जो इसका स्लोप है यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आया और जो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आया, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। मतलब डी वाई वाई में डी एक्स जो होगा हमारा, वो स्लोप होता है। यानी कि जो उसकी जो ढलान होती है, या ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है, जो भी है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं या ढलान बोलते हैं इसको। तो इस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। यही सब का सब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफाइन करने जा रहे हैं। यदि हम टाइम की बात करें तो टाइम के फॉर्म में लिखेंगे, कंसंट्रेशन के अंदर देखेंगे तो कंसंट्रेशन को भी स्टडी करेंगे। तो जैसे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं अलग अलग की, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई। ये हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थी, 10th क्लास के अंदर भी पढ़ी होगी, और थोड़ा बहुत है इसके बारे में आपको +1 के अंदर भी नॉलेज हुई होगी। तो यहाँ पर क्या आया भाई, हम क्या देखते हैं, कंसंट्रेशन मतलब एक तो हमारा ग्राफ क्या, एक तो इक्वेशन हमारे पास ये थी। तो पहले तो इसी की बात कर लेता हूं मैं। ये क्या था हमारा, कंसंट्रेशन किसकी दी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दी। ये क्या है हमारा, टाइम है, और ये हमारा कांस्टेंट है बच्चों। तो ये आप लोगों को सभी चीजें पता है। तो इसको मैं रिलेट करता हूं y = mx प्लस में c से इसको रिलेट किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या करता हूं मैं, ये हमारे पास क्या हो गया, x हो गया, m हमारा k हो गया, x हमारा t मान लेते हैं, और ये क्या है हमारे पास नहीं है तो उसको 0 मान लेते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर स्लोप तो कोई है ही नहीं है बच्चों, नहीं इंटरसेप्ट तो कोई है ही नहीं है। आप लोगों को एक बात समझ में आनी चाहिए भी, जब इस इक्वेशन को देखा तो इसके अंदर हमें कोई भी इंटरसेप्ट नहीं मिला। तो इंटरसेप्ट नहीं मिला तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं भाई, यहाँ जो हमारी वैल्यू है, जब भी ये चीज क्या होती है, 0 होती है ना, तो यहाँ से हमारा क्या होता है, जो 0 है ना, वहीं से स्टार्ट होती है वैल्यू। तो मैं किस किस के बीच में, एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या लिया है मैंने, टी लिया है, तो यानी कि टाइम आ गया यहाँ पर टी से। y के लॉन्ग क्या लिया, कंसंट्रेशन लिए, किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ किसकी बच्चों, प्रोडक्ट की, तो ये प्रोडक्ट लिख दिया। क्या था, x था, तो ये इस तरह से वेरी करेगा, इधर की तरफ से रिलेट करके करना हमने जो भी। अब इसके अंदर जो क्या था हमारा स्लोप है वो k है, तो यहां से मतलब क्या हो जाता है, ये हमारी इस तरह से ग्राफ प्लॉट होगा। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं अभी स्लोप हो जाता है, स्लोप को हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो ये हमारा स्लोप हो गया, ये टाइम टी हो गया, ये कंसंट्रेशन हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाता है, 0 ऑर्डर के लिए ग्राफ हो जाता है किसका, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस किसका, टाइम का। लेकिन हमें तो क्या करना है, मैं कह दूं मुझे तो प्रोडक्ट वाले का, यानी कि प्रोडक्ट का रिएक्टेंट वाले का स्टडी करना है। तो रिएक्टेंट वाले को कैसे स्टडी करते हैं, यानी कि अलग अलग ग्राफ आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। हो सकता है स्टूडेंट्स आपसे जो स्टेट बोर्ड एग्जाम हो उनके अंदर ये नहीं पूछे जाएं, यानी कि वो पूछ सकते हैं भी लीनियर ग्राफ किसके अंदर आता है, वेरिएशन यानी स्लोप पॉजिटिव किसके अंदर है, नेगेटिव किसके अंदर है। तो कुछ भी क्वेश्चन आपसे कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आप लोगों को यहीं पर क्लियर कर लेने हैं। तो देखिए भी यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, अब मैं रिलेट करूंगा किससे, प्रोडक्ट, यानी कि मुझे क्या देखना है, रिएक्टेंट की फॉर्म के अंदर देखना है। रिएक्टेंट की फॉर्म के अंदर कैसे देखेंगे हम, तो ये क्या था हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ किसकी दी, रिएक्टेंट की दी, ठीक है नहीं है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दी। ये हमारी क्या थी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कहां पर थी, ये एट टाइम 0, ये टाइम 0 के ऊपर थी प्यारे विद्यार्थियों, ये टी टाइम के ऊपर थी। बाकी आपको पता है ये टाइम है हमारा। तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख देता हूं एक बार देख लेना, क्योंकि हमें क्या करना है, वेरिएशन टाइम के साथ। यदि आपको टाइम के साथ दिखाना है तो उसको किस तरह से लिखेंगे, यहां पर लिखता हूं के टी प्लस में आर नॉट। और इसके बाद यदि जैसे ही इसको पूरा कर लेते हैं स्टूडेंट, इसकी शॉर्ट फॉर्म लेके आएंगे हम, लेकिन आप लोगों को इसको इस तरह से ही याद रखने हैं, क्योंकि उसके भी तरीके सिखाए जाएंगे। स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन इसको समझिए,
मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है, यदि आप लोगों के पास कोई आंसर है इसका, क्योंकि यहाँ पर मैं वेरिएशन दिखाना चाहता हूं टाइम के साथ। किसकी? जो हमारा कंसंट्रेशन किसकी थी, रिएक्टेंट की थी, किसके साथ, एट टाइम टी के साथ। तो वो चीज मैं यहाँ पर शो करना चाहता हूं, तो इसीलिए मैंने क्या कर लिया, इस तरह से लिखा। अब इसको इक्वेशन को रिलेट कीजिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू किसकी आ गई भाई, ये इसकी आ गई। m की वैल्यू क्या आई है, m की वैल्यू आई है माइनस के। अब स्टूडेंट ये चीज भी देखनी, जब यहाँ पर माइनस आता है ना, तो इसका मतलब स्लोप क्या है हमारा, नेगेटिव होगा, मतलब नीचे की तरफ जाएगा। जब ये k की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी, तो हमारा ग्राफ ऐसे गया, यानी पिछला जो हमने किया उसके अंदर वैल्यू पॉजिटिव थी तो ऊपर की तरफ गया था, ये भी याद रखना है। अब हमारी वहां पर वैल्यू पॉजिटिव थी तो ऊपर की तरफ जाएगा। जब वैल्यू k की नेगेटिव होगी, यानी कि यहाँ पर k क्या था, पॉजिटिव था, और यहाँ पर k नेगेटिव है, तो इस तरह से हमारी वैल्यू आएगी, तो ये याद रखना है। c हमारा क्या हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन होगी। तो ग्राफ देखिए किस तरह से प्लॉट किया जाएगा, ध्यान से देखना है, कुछ भी अलग नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है ग्राफ प्लॉट करने भी आप लोगों के लिए, और आप लोगों को इतने एक्यूरेट भी नहीं बनाने हैं, बस सिंपल से चाहिए। तो ये आर टी, ये हमने किस एक्सिस के लॉन्ग ले लिया, वाई के लॉन्ग ले लिया, तो ये हमारी वाई एक्सिस होती है यहाँ पर। फिर हमारा क्या रहा, टाइम टी, टी के साथ वेरिएशन कर रहे हैं, एक्स एक्सिस है। इंटरसेप्ट आर नॉट है, इंटरसेप्ट आर नॉट मतलब शुरू की जो कंसंट्रेशन थी वो यहाँ पर मान लेते हैं, तो ये वैल्यू किसकी है, आर नॉट की वैल्यू है हमारी, यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है ना, वो क्या है, वो हमारी आर नॉट है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद यानी यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी, जो आर नॉट की वैल्यू, वो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है अपनी, तो इतना इंटरसेप्ट है, तो यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी हमारी, मैक्सिमम थी। लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी तो क्या होगा, स्लोप नेगेटिव है, के नेगेटिव है, तो रिएक्शन इस तरह से होनी स्टार्ट हो जाएगी, और इस तरह से होती होती हुई कंप्लीट हो जाती है। तो इसका स्लोप क्या होगा सब बच्चों, ये सारी चीजें आप लोगों ने लिखनी है, स्लोप कौन सा था, कैसा था, क्योंकि वेरिएशन दिखानी है। तो ये था हमारा किसका, यानी कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम टी के ऊपर कितनी थी, और टाइम के परसेंट। एक और ग्राफ है जो एक स्टूडेंट की या कईयों की दिक्कत होगी, वो भी देखिए अभी किस तरह से इसको भी समझना है। तो कई बार दिक्कत आ जाती है स्टूडेंट्स, तो उसको ध्यान से देखिए, और कुछ भी नहीं होता उसको समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं एक ग्राफ बना लेता हूं किस किस के बीच में, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में, यानी कि जीरो ऑर्डर के रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, ये याद जरूर रखना, कहीं भूल जाओ इसको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की है ये सारी की सारी चीजें। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर हम ले लेते हैं रेट, और यहां पर हम ले लेते हैं क्या, कंसंट्रेशन। तो हमने क्या बताया था अभी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है इसके कंसंट्रेशन के। ठीक है, तो यहां पर जो हमारी रेट है, रेट इसका मतलब क्या रहेगी, यहां पर ओवरऑल कांस्टेंट रहेगी, वैसे भी आपको पता ही था, x इक्वल टू के टी है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारी जो रेट है रिएक्शन की, वो क्या होगी, कंसंट्रेशन के साथ कभी चेंज नहीं होती। तो मान लीजिए मैं कंसंट्रेशन को बढ़ाने लग रहा हूं, तो कंसंट्रेशन मेरी 5 हो, 10 हो, 20 हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, वो रेट हमारी क्या रहेगी, हमेशा क्या रहती है स्टूडेंट्स, लीनियर ही रहेगी। क्योंकि हमने शुरू के अंदर ही क्या बोल दिया था स्टूडेंट्स, शुरू के अंदर ही बोल दिया था भी जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन के। इसका मतलब ये नहीं है कि कंसंट्रेशन जीरो है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर उसकी पावर जीरो है, और उस पावर जीरो के होने के कारण वहां पर वैल्यू 1 आई थी। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन में बढ़ाता जाऊंगा, मेरी रेट ऐसे ही चलती रहेगी, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं होगा। जितनी मर्जी कंसंट्रेशन कम कीजिए, ज्यादा कीजिए, उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हमारा जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के अंदर समझने की चीज है भाई। ये हमने किस किसके बीच में, कंसंट्रेशन वर्सेस रेट के बीच में प्लॉट किया है हमारा। तो वहां से भी आप देख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं x बाय में dt, और ये क्या था, k था, यानी ये क्या था हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसकी बात कर रहा हूं। अब यहाँ पर वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू क्या नहीं है, यही है वैल्यू, कंसंट्रेशन लिख दी, मतलब कंसंट्रेशन यहाँ पर है। अब यहाँ पर आप क्या लिखिए, इस ब्रैकेट के अंदर आप या 1000 लिखिए या 100 लिखिए,
उसकी वैल्यू आनी तो 0 है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं एक बार 1 रखूं, 2 3 4 5 6 इस तरह से रखता जाऊं तो ये वैल्यू क्या होती जाएगी, ये वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं है ना, इन दोनों के ऊपर तो उसका कोई फर्क नहीं है। तो इसका मतलब ये ग्राफ हमारा क्या होगा, लीनियर ही होगा, यानी कि क्या होगा, स्ट्रेट लाइन के अंदर चलता जाएगा, हमारा सीधा चला जाएगा। एक और दे रखा है इन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में, तो वो उसके अंदर क्या बता रखा है भाई, वो वैसे ही इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी उन्होंने क्या कर रखा है अभी, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है उन्होंने ले रखा है अभी टाइम। तो उन्होंने कहा भी पहले रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ एकदम क्या करती जाती है, चलती जाती है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो एकदम से क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। क्योंकि जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी तो टाइम खत्म हो जाएगा उसका, रिएक्शन कंप्लीट होगी तो ये टाइम हमारा ड्रॉप्स हो जाता है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन और किसके बीच में था, टाइम के बीच में था बच्चों। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो एकदम से क्या हो जाती है हमारी, जो हमारा क्या था रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है, 0 हो जाती है। क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट ही हो चुकी है, तो वो चीज थी। और एक है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है हमारे स्टूडेंट्स, ये थर्ड के अंदर थे भाई बच्चों, जितने भी थे हमारे ग्राफ्स थे, ये थर्ड था हमारा। फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ के अंदर क्या होगा, यहाँ पर टी हाफ की बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, ये भी समझिए। इस फॉर्मूले को आप भूलना नहीं है, ये बार बार आप लोगों को तंग करेगा। हाँ भाई कई बुक्स के अंदर ये हो सकता है आपको AT A0 ऐसे कुछ करके मिल जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, एक ही बात है। कहीं आप सोचो भी अलग अलग चीजें हैं, कुछ भी मान लीजिए, X0 मान लीजिए, ABCD कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन आपका न्यूमेरिकल आपको वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए, कहीं इन्हीं के अंदर भी चल के रह जाते हैं कई स्टूडेंट्स, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारे पास। अब यहां पर आ जाता है भी टी हाफ का कंसेप्ट आ जाता है, इसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ या टाइम, हाफ लाइफ टाइम पीरियड बोल देते हैं इसको हम। मतलब जब रिएक्शन हमारी आधी हुई होगी तो उसको कितना टाइम लगता है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो कैसे किया जाता है, ये हमारे पास क्या थी इक्वेशन थी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं मैं। तो जैसे हमने लिखा था अभी, ए क्या था, ए चेंज हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। यदि मैं कह रहा हूं कि कंसंट्रेशन यानी टाइम टी के ऊपर क्या थी हमारी, यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखें तो R0 थी, और यहाँ पर 0 हो जाता है। अब टाइम टी के ऊपर मैं कह रहा हूं कि ये रिएक्शन हाफ हो गई। हाफ का मतलब क्या हो गया, जो इसकी वैल्यू थी R0 टी की, ये वैल्यू कितनी होगी, हाफ होगी इस कंसंट्रेशन की। मतलब यहाँ पर यदि 100 थी तो ये 50 हो गई, कंसंट्रेशन इसकी हाफ होगी। तो ये इसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम पीरियड, इसको टी हाफ बोला जाता है। यानी कि जिस टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन 50% रह जाती है उसको टी हाफ बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है अभी, टाइम टी, जब हमारा टाइम टी हाफ था तो जो आर टी की वैल्यू है बच्चों, ये आर टी था हमारे लिए, तो आर टी की वैल्यू कितनी थी, इतनी थी, ठीक है। तो यही वैल्यू हम कहां पर रखते हैं, इस इक्वेशन के अंदर रखता हूं मैं। यानी कि इस आर टी की जगह मैं क्या रखता हूं, आर G0 बाय में 2, यहां पर फिर R0 आ गया बच्चों, और यहां पर KT आ गया, ठीक है। इतना है ने क्या रखा, जो ये इक्वेशन की वैल्यूज थी, दो इक्वेशन को यूज किया किसके अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर, तो इक्वेशन 3 आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इस KT को तो इधर ले आता हूँ और इसको ऊपरली तरफ ले जाता हूँ, तो KT तो इधर आ जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर R0 है और माइनस R0 बाय में क्या आ जाएगा, 2 आएगा। यानी कि 1 में से हाफ गया तो कितना आ जाएगा, सभी को पता है ये तो हाफ ही आ जाएगा स्टूडेंट्स। नहीं पता तो कैलकुलेट करके ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे 2 का आ जाएगा, तो भी यही आपके पास पहुंचता है। तो मतलब टी हाफ हमारे पास, और इस टी को हम क्या लिखेंगे, अब टी हाफ लिखेंगे बच्चों, ये जरूर याद रखना है। तो टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों, ये आ गई R0 बाय में 2K। तो ये हमारा हाफ टाइम लाइफ पीरियड है। क्या है हमारे पास, एक और फॉर्मूला आ जाता है टी हाफ का फॉर्मूला, आप लोगों से पूछे तो क्या कहेंगे, R0 बाय में 2K। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। और इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आप लोगों से, तो आप लोगों को इनको याद रखना है और समझना है।
फॉर्मूला याद करने से पहले उस चीज को समझना जरूरी है। मैंने यहाँ पर कहा था भी रिएक्शन जब 50% हो जाती है, मतलब 50% रिएक्टेंट हमारा खत्म हो चुका है, 100 था तो मान ले 50, उस टाइम को टी हाफ कह देते हैं। अब ये कहीं जने इसको हाफ सेकंड ले लेंगे, हाफ सेकंड नहीं लेना, मैं इसके लिए इसको टी हाफ लिख रहा हूं। इसका मतलब क्या है भी जब ये 50% होगी, चाहे वो 60 मिनट में हो, चाहे वो 70 मिनट में हो, चाहे वो 1 घंटे में हो, चाहे 2 दिन में हो, चाहे 5 दिन में हो, उसको हम टी हाफ बोलेंगे जब उसकी कंसंट्रेशन 50 हो जाए, चाहे 2 सेकंड के अंदर हो, तो उसको टी हाफ बोला जाता है। तो ये 50% थी, इसकी वैल्यू हमने इसके अंदर रखी, इसका मतलब आर टी की वैल्यू क्या थी, आधी होगी, इसको इधर कर दी, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, टी हाफ बोला जाता है इसको। तो इसका ग्राफ भी देख सकते हैं आप, ग्राफ देखना चाहें तो ग्राफ किस तरह का होगा ये चीज देखिए। और फॉर्मूलों को आप लोगों ने नहीं भूलना है भाई, याद कीजिए इसको, थोड़ा सा समझिए, कंसेप्ट हमारे बिल्कुल आसान है, चीजें बिल्कुल इजी हैं, बस समझने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। तो किस किस के बीच में ग्राफ दे रखा है, टी हाफ और रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ इसका ग्राफ दे रखा है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, टी हाफ हमारा किसके बराबर आया है, वो बराबर आया हमारा किसके, आर नॉट, और इसको अलग से लिख देते हैं 2 के। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसको रिलेट कीजिए किससे, y इक्वल टू mx प्लस c से। तो c तो यहाँ पर क्या है, 0 है, तो यहाँ पर इसका मतलब इंटरसेप्ट तो नहीं होगा। m स्लोप कितना है, 1/2k है, ठीक है बच्चों, और वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर कैसे, भाई ये तो टी हाफ इधर ले लिया हमने, आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है भी आपको इस तरह ही दिखाना है, लेकिन हमने इधर लिया तो हमने इसको y मान लिया। आर नॉट है, ये क्या हो जाता है हमारा x हो जाता है स्टूडेंट्स। तो ग्राफ कैसा होगा, सीधा होगा, और स्लोप क्या हो जाता है इसका, आप लोगों को पता ही है, 1/2k, ये इसका स्लोप हो जाता है। तो इसके अंदर मैं मानता हूं आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक दो एग्जांपल में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लेना चाहूंगा, वहां पर भी कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो चुके हैं, तो उनको कंफ्यूज नहीं होना है भाई। क्यों नहीं होना है, क्योंकि कई बार हमारी रिएक्शन, सबसे पहले तो मैं लाइट वाली ही लेके चलता हूं। तो वहां पर देखिए जो हमारी फोटो केमिकल एग्जाम्पल है, इसके भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के तो लिख लीजिएगा एग्जाम्पल, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके अंदर क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या था भी इसके अंदर, हमने क्या ली थी, फोटो केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर। भाई फोटो केमिकल रिएक्शन का मतलब ही क्या है इसके अंदर, भाई जो रिएक्शन क्या हो, लाइट की प्रेजेंस में होती हो, ठीक है बच्चों, यानी कि ऐसी रिएक्शन जो क्या है लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, जैसे रिएक्शन है किसकी, H2 प्लस में Cl2। अब जब यहाँ पर H न्यू लग गया स्टूडेंट्स, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने पहले ही बताया था भाई ये इनके ऊपर तो डिपेंड करेगी ही नहीं, क्योंकि जब ये चीज आ जाती है तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये रिएक्शन हमारी किस ऑर्डर की हो जाती है, ये हमारी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है। आप लोगों ने आंख मीच लेनी है, जब आपको एच न्यू या सनलाइट आपको दिखा मिले तो वो रिएक्शन हमारी क्या होगी, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। हाँ, इसको एच न्यू को हटा दूं मैं तो ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, चेंज हो जाएगा, वो फिर हम कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे। लेकिन जैसे ही आपको ये मिल गया तो आप लोगों ने क्या करना है कि बिल्कुल देखना भी नहीं है इसकी तरफ, भाई क्या कह रखा है उसने, क्योंकि जो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके, वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन के। तो इसके इनके ऊपर तो हम जाएंगे नहीं, सिर्फ ये ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसको हटा दिया तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा ऑर्डर हमारा। एक है भी हमारा किसका, डिकम्पोजिशन किसका, अमोनिया का। अब यहां पर भी देखने में तो ये लगेगा भी ये क्या है, इसीलिए करा रहे भी थोड़ा सा इन चीजों को आप समझें, लाइफ में लेके आने की कोशिश करें भी एक्चुअल में होता क्या है, इनके पीछे जाने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। भाई मैकेनिज्म आएंगे आपको, जैसे हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो वहां पर आप समझेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है भी मोली, एमोली लेता हूं मैं, मोलिबेडनम, मोलिबेडनम यहाँ पर दे रखा है। तो ये क्या करता है, ये भी रिएक्शन क्या है बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है।
अब देखने में तो ये लग रही है भी हाँ अच्छी खासी रिएक्शन है, तो ये जीरो ऑर्डर की कैसे हो गई? क्योंकि जो क्या है, हमारा जो रिएक्टेंट का सरफेस है कैटलिस्ट का, वो फुल्ली ऑक्यूपाई हो गया है किसके कारण, यानी कि जो हमारा मोलिब्डेनम था उसने सभी ने क्या कर लिया, उसने सारी की सारी जो ये गैसेज है उसको एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्प्शन के कारण यानी कि रिएक्टेंट ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो हमारा क्या था रेट है वो अनअफेक्टेड रह जाता है कंसंट्रेशन चेंज करने के कारण, क्योंकि इसने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लिया। उस सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब, ये मोलिब्डेनम था उसने अमोनिया का एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब कर लिया तो कंसंट्रेशन कुछ भी होती रहे, इसने क्या कर दिया, कोई फर्क पड़ने नहीं दिया। तो इसी कारण से ये क्या हो जाती है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ एग्जांपल थे हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। तो ये क्या हो गया भाई, सरफेस के ऊपर एब्जॉर्प्शन के कारण क्या हो गया, ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट ऑर्डर के बारे में देखेंगे, फिर इसके बाद में हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लेके आएंगे जिससे आप लोग क्या कर सके भी स्लोप्स के बारे में भी सीख सके, इनके बारे में सब कुछ आप जान सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लेक्चर स्पेशली इन्हीं के बारे में लगाएंगे भी किस तरह से ऑर्डर को पता लगाया जा सकता है। आप हायर ऑर्डर भी निकाल सकते हैं इन्हीं का यूज करके। तो बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू बच्चों, क्योंकि आपके मन में नहीं रहेगी किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में।